सबसे खतरनाक दौर में जंग, फुल एंड फाइनल करेंगे ट्रंप। ईरानी सेना की संपूर्ण तबाही। ईरान जंग अब तीसरे और सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। इस बार निशाने पर सिर्फ परमाणु ठिकाने नहीं, बल्कि हॉर्मूज स्ट्रेट और ईरान की समुद्री ताकत है। ट्रंप ने इजरायल को पीछे छोड़कर कमान खुद संभाल ली है। सवाल यही है कि क्या यह ऑपरेशन ईरान की ताकत खत्म करने की आखिरी कोशिश है, या फिर पश्चिम एशिया में और बड़ी जंग की शुरुआत है। पश्चिम एशिया एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी जंग का मैदान बना हुआ है, लेकिन इस बार तस्वीर पहले जैसी नहीं है। जिस इजरायल ने ईरान के खिलाफ सबसे आगे खड़े होकर हमला किया था, वहीं अब किनारे दिखाई दे रहा है। इस बार कमान पूरी तरह अमेरिका के हाथ में है। व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हर फैसला सीधे डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब सिर्फ ईरान को जवाब नहीं देना चाहते, बल्कि उसकी सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक ताकत को हमेशा के लिए तोड़ देना चाहते हैं। वो इस तरह की धमकियां कई बार दे चुके हैं और जंग के 3rd चैप्टर में यही ट्रंप का मकसद है। अगर पहले चैप्टर का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाना था, दूसरे चैप्टर का लक्ष्य उसकी राजनीतिक और सैन्य कमान को खत्म करना था, तो तीसरे चैप्टर का मकसद उससे भी बड़ा दिखाई दे रहा है। अब लड़ाई किसी एक शहर, किसी एक परमाणु केंद्र या किसी एक नेता तक सीमित नहीं रह गई है। अब जंग उस जगह पहुंच गई है जहां से दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था चलती है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ताजा जंग या कहें कि जंग का 3rd चैप्टर अब इसी के कंट्रोल को लेकर है। जंग के पहले चैप्टर की कहानी जून 2025 से शुरू होती है। उस समय इजरायल ने अचानक ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया था। नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे परमाणु केंद्र निशाने पर थे। इजरायल का दावा था कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो ईरान बहुत जल्द परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। ईरान ने कुछ ही घंटों में जवाब दिया। पहली बार उसने बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन सीधे इजरायल की तरफ दाग दिए। ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम तक इजरायल के कई शहरों में भारी तबाही मचाई। पूरे पश्चिम एशिया में बड़े जंग की कवायद शुरू हो गई। लेकिन असली मोड़ तब आया जब अमेरिका ने सीधे मैदान में उतरने का फैसला किया। 22 जून 2025 को अमेरिकी B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने ईरानी परमाणु बंकरों पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। इन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर बमों में गिना जाता है। अमेरिका ने पहली बार इसका इस्तेमाल किसी जंग में किया था। करीब 12 दिन तक मिसाइलें, ड्रोन और हवाई हमले चलते रहे। आखिरकार 24 जून को दोनों पक्ष युद्ध विराम पर राजी हुए, लेकिन ये सिर्फ एक विराम था, जंग का अंत नहीं था। यहाँ से अमेरिका, इजरायल ने अपनी रणनीति बदली। ईरान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों को हवा दी गई। भारी संख्या में सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारी मारे गए। अमेरिका ने इसे ही आधार बनाया और इजरायल संग ईरान के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। हमलों का पहला दौर खत्म होने के बाद करीब 8 महीने तक दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी करते रहे। इस दौरान ईरान ने मिसाइल उत्पादन बढ़ाया, अमेरिका ने खाड़ी में अपने युद्धपोत बढ़ा दिए और इजरायल लगातार नई सैन्य रणनीति पर काम करता रहा। अमेरिका ने हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अपने डिस्ट्रॉयर युद्धपोत उतार दिए, भारी संख्या में फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी और फिर शुरू हुई एक बड़ी जंग। 8 फरवरी 2026 की सुबह पूरी दुनिया चौंक गई। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर तेहरान पर ऐसा हमला किया जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। इस हमले में ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाया गया। IRGC के दर्जनों कमांडर और अधिकारी मारे गए। इसके बाद पूरे देश में सत्ता संकट पैदा हो गया। ये जंग सिर्फ परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइलों की नहीं, बल्कि ये रेजिम चेंज की लड़ाई बन गई। ईरान ने जवाब में इजरायल, खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों की तरफ लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। लेबनान में हिजबुल्लाह सक्रिय हो गया। इराक के शिया मिलिशिया और यमन के हूती भी खुलकर मैदान में उतरने लगे। ऐसा लगने लगा कि पूरा पश्चिम एशिया एक साथ आग की लपटों में घिर जाएगा। तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शिपिंग कंपनियां खाड़ी में जहाज भेजने पर रोक लगाने लगी। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आई। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। लगातार कई महीनों तक चली इस लड़ाई के बाद 17 जून को इस्लामाबाद की बैठकों के बाद युद्ध विराम का ऐलान किया गया। 14 सूत्रीय समझौता तैयार हुआ। अमेरिका, ईरान ने एक MOU पर साइन किया। दोनों पक्षों ने हमले रोकने और बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई, लेकिन ये शांति भी सिर्फ कागजों तक सीमित रही। इस सीज फायर के बाद भी इजरायल लेबनान में लगातार हमले करता रहा। ईरान ने फिर भी स्टेट ऑफ हॉर्मूज खोलने से इनकार कर दिया। बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार ईरान
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने पर राजी हो गया और हॉर्मूज स्ट्रेट को खोल दिया गया, लेकिन ईरान ने यहां एक बड़ी शर्त रख दी। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उसका कंट्रोल हो, जहाज स्ट्रेट से गुजरने के लिए फीस दे। ईरान अपनी इस योजना पर अब भी कायम है। ट्रंप ने भी ईरान को नई धमकियां देना शुरू कर दी। हालात खराब होते गए। मामला यहां तक पहुंच गया कि अमेरिका के संरक्षण में ओमान और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर हॉर्मूज स्ट्रेट में एक और हॉर्मूज बना दिया। मसलन ओमान और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर एक शिपिंग कॉरिडोर स्थापित किया। जहाज भी स्ट्रेट से गुजर रहे थे, लेकिन ईरान को यह पसंद नहीं आया। उसने साफ तौर पर यह कह दिया कि कोई भी जहाज बिना ईरान की इजाजत के स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसी जुलाई महीने में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। इस बार न तो इजराइल सबसे आगे था और न ही युद्ध का केंद्र तेहरान का परमाणु कार्यक्रम। अब उनका निशाना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज।